जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। आज है 22 मार्च 2020 और जैसा कि 19 मार्च की रात 8 बजे प्रधानमंत्री महोदय ने देशवासियों से अपील की कि आज के दिन अर्थात 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाएं और इसका पालन करें। तो आप सभी से यह मेरी भी अपील है कि आज के दिन उस महान उद्देश्य के लिए जो यह प्रयोग करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने, उसको सफल बनाएं, क्योंकि आप लोगों की भागीदारी से ही यह सफल होगा और कोरोना जैसे महामारी को हम भगाने में, महासंकट कह सकते हैं, महामारी तो है, महामारी बहुत देखी लेकिन ऐसी महामारी नहीं देखी। ठीक, इसके भयावहता के बारे में अभी आपको पता नहीं है। आप इटली और चाइना के हालात के बारे में यदि जान पाएंगे, कोई नज़दीकी आपका जो रहकर आया हो उससे पूछिए कि वहाँ की क्या स्थिति है, तब आपको पता चलेगा कि अगर थर्ड या फोर्थ स्टेज में पहुँच नहीं पाया तो किस तरह की तबाही भारत जैसे देश में मच जाएगी, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपकी सोच से परे वो चीज़ रहेगी। इसलिए गंभीरता से लें इन सब चीज़ों को और प्रिकॉशंस लें, सैनिटाइज़र का यूज़ करिए। ये तो अगर पॉजिटिव वे में लें तो हमको सभ्यता सिखाने आया है कोरोना वायरस, एक प्रकार से, है ना। अब बात करेंगे परीक्षाओं से जुड़ी। परीक्षाओं की बात करें, आपके परिणाम की चिंता है आपको, ढेर सारे आपके रिजल्ट्स पेंडिंग हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि सरकारी विभागों में एडवाइजरी जारी हुई है, निर्देश हुए हैं, आदेश भी हुए हैं, कुछ गोपनीय सूचनाएं, कुछ गोपनीय आदेश भी हुए हैं। और यह तो स्पष्ट आदेश है कि जो अनिवार्य कार्य हों, जिनके बिना काम न चले, और जो ऐसे विभाग हों जिनके वजह से, पुलिस विभाग हो गया, मेडिकल हो गया, जहाँ पे तो संख्या बढ़ानी होगी घटाने के स्थान पे, इनको छोड़ करके अन्य विभागों में जितना हो सके पॉसिबल लोगों को छुट्टी पे भेज दिया जाए, पेड छुट्टी पे, अर्थात जिसमें पैसे भी मिलेंगे, उनको छुट्टी पे भेज दिया जाए। एक निश्चित जो, जैसे एक सेक्शन है कोई, तो उस सेक्शन में ज़रूरत से ज़्यादा लोग न रहें, 2 से 3 लोग जिनमें काम चल जाए, इतने ही लोग रहें। और कोई कोई जो ऐसे डिपार्टमेंट है जिनमें अनिवार्यता नहीं है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी कोई, उसमें पूरी के पूरे विभाग को बंद कर दिया गया है। और यह बंदी की जो प्रक्रिया है आगे भी, जैसा कि WHO ने बहुत गंभीर बात कही है भारत के विषय में, उसको देखते हुए लग रहा है कि ये आगे आने वाले समय में और बंदी की प्रक्रिया जारी रहेगी। इससे आपकी परीक्षाएं जो होने वाली हैं भविष्य में, ये नहीं कहा जा सकता कब तक, क्योंकि ऐसा संकट है जिसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कब ये टलेगा और या कितनी तबाही अभी मचाएगा। इटली में तबाही जारी है, कल ही परसों रिपोर्ट आई 400 और लोग वहाँ पे डेथ उनकी हो गई। चाइना से ऊपर निकल गया, 41,000 42,000 तो कल की रिपोर्ट थी, कितने लोग प्रभावित हैं वहाँ पे एक अकेले देश में। 6-7 करोड़ जहाँ पे जनसंख्या है, भारत जैसा देश 130 करोड़ जहाँ की जनसंख्या है, यहाँ पर किस तरह की तबाही मच सकती है अगर यह थर्ड स्टेज या फोर्थ में आने। फोर्थ की तो बात एकदम अलग हो जाएगी, थर्ड में ही अगर आने पाया तो क्या बात हो जाएगी। इसलिए परीक्षाओं पे और आपके परिणाम पे, सब पे इस समय खतरा मंडरा रहा है। जब UPSC इंटरव्यू टल सकता है तो कोई भी परीक्षा टल सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने कल भी आपको कहा था, आज भी कहूँगा, जब तक कोई परीक्षा टले ना, तब तक आप लोग यही मान करना, तो किसी से पूछिए। बार बार पूछने से क्या आपको हल होगा उसमें, क्योंकि जिससे आप पूछेंगे वो खुद नहीं बता सकता, अध्यक्ष महोदय भी नहीं बता सकते, क्योंकि उनकी इच्छा होगी सारे एग्जाम हो, लेकिन उनको मजबूरी में, जिस तरह BEO की परीक्षा उनको टालनी पड़ी। क्यों टालनी पड़ी? क्योंकि वहाँ के कर्मचारियों ने ही मना कर दिया परीक्षा लेवाने से, कि 2 लाख की भीड़ में कौन जाए एग्ज़ाम दिलवाने। और छात्रों में भी कई लोग, मैक्सिमम छात्र तैयार नहीं थे इस खतरे से निपटने के लिए। तो इस तरह आने वाले समय में भी क्या डैमेज होगा, किस तरह की परिस्थिति होगी, उस पर कौन बता सकता है। तो ये हाइपोथेटिकल जो क्वेश्चन है, इसको आप न करते हुए सिर्फ अपनी तैयारी पे, पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि आपके पूछने से भी आप परेशान रहेंगे। आपका उत्तर नहीं मिल रहा है, उत्तर मिल जाएगा तो और परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न, जब आप तैयारी कर रहे हैं इतनी बड़ी परीक्षा की, आप UPPCS मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, तो कौन सा सवाल का उत्तर आपको मिल सकता है या किस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इससे आप परेशान होंगे, तो इस परेशानी की कोई वजह नहीं है।
ठीक है, क्या यह बता देने से कि परीक्षा टल जाएगी आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लगेंगे? ऐसा तो है नहीं, ये मैं जानता हूँ और हर तैयारी करने वाला यह छात्र जानता है कि परीक्षा टलने की सूचना आते ही आप ढीले पड़ जाओ। जैसे बीईओ की वीडियोस में हमें देख रहा हूँ ना कि अचानक से व्यूज आने कम हो गए, इससे हमको पता चल जाता है कि पढ़ाई किस स्तर की हो रही है इस समय परीक्षा टलने के बाद। तो ये एक मानसिकता होती है, परीक्षा टल जाएगा तो हम ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, बल्कि पढ़ाई और ज़्यादा बर्बाद हो जाती है फिर। तो अनवरत पढ़ाई करने के सिद्धांत पर चलिए आप लोग। कोई नई खबर परीक्षाओं से जुड़ी नहीं आई है। अभी आपका यूजीसी नेट का फॉर्म भरना है, आप भर सकते हैं अगर आपको नेट में मतलब कि इंटरेस्ट है। इसके अलावा बीपीएससी का जो लोग लॉ किए हुए हैं, जे का फॉर्म आया है सिविल जज का, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं परीक्षाओं से जुड़ी। यूपी ट्रिपल का भी एग्ज़ाम, अभी तो पीटी जब तक कोरोना संकट है तब तक घोषित नहीं, जो घोषित हो चुके हैं उसमें संकट है, तो घोषित करने के पहले तो सोचेगा ही व्यक्ति। तो अभी वहाँ भी कोई नज़र नहीं आ रहा है कि जल्द कोई सूचना मिल सकती है इससे संबंधित। अगर मिलती है तो हम अपडेट करेंगे। आप लोग फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको इंटेलेक्चुअल्स मिलेंगे, सेलेक्टेड लोग मिलेंगे, एसडीएम डिप्टी एसपी से लेकर के आपके खंड शिक्षा अधिकारी तक मिलेंगे वहाँ पे जो पुराने हैं। ढेर सारे आरओ एआरओ मिल जाएंगे हमारे छात्र जो सफल हुए हैं इस बार 2017 में। आपको और ज़्यादा सीनियर मोस्ट लोग वहाँ मिलेंगे जिनसे आपको तैयारी से रिलेटेड और अन्य चीज़ों से रिलेटेड जानकारियाँ मिल सकती हैं। 22 मार्च 2020 के बारे में बात करें तो आज है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस ये कौन मनाता है, कब से मनाया जाता है? तो जल के बारे में हमने आपको बताया था, एक बार हमने संपूर्णता में चर्चा की थी। जल केवल उस टॉपिक का नाम था, आपको याद होगा। तो विश्व जल दिवस, जल संकट और जल प्रतिस्पर्धा दो चीजें हैं। जल संकट और जल प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। जल संकट, आज भविष्य में जल संकट की भयावहता के बारे में कौन नहीं जानता है। बूंद बूंद जल की कीमत आपको नहीं पता, जहां पर जल की सुनिश्चितता है, जल जहां पर मिल रहा है, उपलब्धता बहुत ज्यादा है, वहां पर बूंद बूंद की कीमत नहीं पता। लेकिन जहां पर जल की उपलब्धता नहीं है वहां पे लोग जल बिना मर रहे हैं और आने वाले समय में और स्थिति गंभीर होती जा रही, क्योंकि जो जल स्रोत थे वो सूखते जा रहे हैं या फिर पीने योग्य जो जल था वो गंदा प्रदूषित होता जा रहा है। तो जहां पे उपलब्धता है वहां भी खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा सागरों महासागरों, जैसे दक्षिण चीन सागर में तनाव आप देख ही रहे हैं, हिंद महासागर में तनाव देख ही रहे हैं। तो जल मार्ग पर भी अधिकार करने के लिए, जल स्रोतों पे, जल संसाधनों पे अधिकार करने के लिए भी प्रतिस्पर्धाएं हैं विश्व में। तो इसीलिए कहा है किसी ने कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो जल के कारण ही होगा, या तो पीने योग्य जल के कारण, पीने के लिए लोग लड़ाई करेंगे, ठीक है, ये एक प्रकार से आंतरिक युद्ध हो सकता है, या फिर जल में जो संसाधन है, जब धरती का संसाधन समाप्त हो जाएगा तो समुद्र में आदमी भागेगा समुद्र मंथन करने के लिए। तो देवताओं और राक्षसों का समुद्र मंथन याद है ना, ठीक उसी तरह की कंडीशन आ जाएगी। उस कहानी में तो हलाल विष जब मिल निकला तो भगवान शिव ने उसका पान करके पूरे विश्व को, पूरी ब्रह्मांड को बचा लिया। लेकिन आगे जो द्वितीय विश्व युद्ध होगा और सबके पास परमाणु हथियार हैं, उससे कौन बचाएगा, ये प्रश्न चिन्ह है। इसलिए जल संसाधनों का उचित उपयोग और उनकी रक्षा और इसके लिए संधियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो जल दिवस जो है, यह जो जल दिवस मनाया जाता है सुरक्षित व स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और इससे संबंधित जागरूकता को बढ़ाने के लिए यह विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में है, वहां पे पृथ्वी सम्मेलन होता है। पहला पृथ्वी सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन भी इसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में यह सम्मेलन होता है। इसी में
एजेंडा 21 प्रस्तुत किया जाता है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो एजेंडा 21 प्रस्तुत किया जाता है जो कि सतत विकास से संबंधित होता है, ठीक है, या धारणीय विकास जिसको कहते हैं, अर्थात भविष्य के संसाधनों में या भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में संसाधनों का दोहन, इसी को संधारणीय विकास कहते हैं, कि अपने भविष्य की चिंता करें। ऐसा नहीं कि पूरा सब घर का पूरा खाना खा गए और जो ड्यूटी से आया उसको खाना ही नहीं मिला, ठीक। तो एक प्रकार से इसमें महत्वपूर्ण एजेंडे के रूप में जल विषय एक रहा एजेंडा 21 में। ये भी संसाधन है, इसकी भी सुरक्षा जरूरी है ताकि भविष्य में संकट न उत्पन्न हो। तो 1993 से 22 मार्च के दिन से 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी थीम हम कल बताएंगे, क्योंकि आज यह दिवस मनाया जाएगा। इसकी थीम हम आपको कल बताएंगे। 21 मार्च 2020 कल था, विश्व वानिकी दिवस था। थीम इसकी क्या थी? फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी टू प्रीसियस टू लूज। फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी टू प्रीसियस टू लूज, ये इसका विषय था। विषय अक्सर पूछ लेता है। कल इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। स्वावलंबन एक्सप्रेस, ये पूछा जा सकता है, परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। लघु उद्योग व विकास बैंक सिडबी द्वारा नवोदित उद्यमियों हेतु स्वावलंबन एक्सप्रेस की शुरुआत किसने की? सिडबी ने। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। यह एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है और एमएसएमई का शीर्ष निकाय है। एमएसएमई के क्षेत्र में यह शीर्ष संस्था है, शीर्ष बैंक है एमएसएमई के क्षेत्र में, उसको बढ़ावा देने के लिए। और भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं एक विभाग का नाम है, उसके तहत इसकी स्थापना की गई है। उसी के अंतर्गत यह विभाग आता है, यह बैंक आता है, लघु उद्योग व विकास बैंक आता है। लखनऊ में इसका मुख्यालय है और पूरे देश में इसके कार्यालय हैं, इसके ऑफिस हैं। तो 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना की गई थी। ये डेट अक्सर पूछ लेता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा दिया। तो प्रश्न आ सकता है, वन लाइनर में पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश के बारे में हमने 2-3 वीडियोस पहले वीडियो में शायद 16 मार्च के वीडियो हमने जानकारी दी थी मध्य प्रदेश के बारे में पूरी आपको। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो चर्चा में जो हैं, लालजी टंडन उनका नाम है। ये है मध्य प्रदेश, आपको मध्य में दिख रहा होगा, मध्य में दिख रहा है। महत्वपूर्ण प्रदेश है भारत का, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, धार्मिक राज्य है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले कि यह ठीक इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश है, इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश है, नॉर्थ में। राजस्थान है उत्तर पश्चिम में, ठीक है। फिर गुजरात है इसके पश्चिम में, महाराष्ट्र है इसके दक्षिण में, छत्तीसगढ़ है इसके पूर्व में। ये 5 राज्यों से इसकी सीमाएं मिलती हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, 5 राज्यों से सीमाएं मिलती हैं। इसकी विधानसभा सीटें पूछ सकता है, जो कि अभी चर्चा में है। तो 231 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे। राज्यसभा सीटें हैं 11 और लोकसभा सीटें हैं 29। यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। जिले वर्तमान में 52 हैं। कुछ जिले प्रस्तावित हैं लेकिन अभी उनका केवल ऐलान भर हुआ है, वो बने नहीं हैं। पहले कभी मध्य प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य हुआ करता था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को इससे अलग कर दिया गया। तो इस तरह यह तमगा हट गया और राजस्थान अब वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। इसके महत्वपूर्ण शहरों की बात करें तो इंदौर जो आपको दिख रहा है ये सबसे बड़ा शहर है क्षेत्रफल के मामले में, और भोपाल इसकी राजधानी है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है।
चंदेल शासकों के द्वारा बनाए खजुराहो के मंदिर यहीं खजुराहो में पाए जाते हैं। ये सतना है, सीमेंट के लिए बहुत जाना जाता है। कटनी शहर है, महत्वपूर्ण है। जबलपुर आप जानते हैं। और ये महत्वपूर्ण उज्जैन शहर है, उज्जैन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए महाकालेश्वर के दर्शन कर लेते हैं, जब नक्शे में आ ही गए हैं प्रभु तो। ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और प्रभु से प्रार्थना है कि इस महासंकट से जल्द निजात दिलाएं देश को, विश्व को और पूरे ब्रह्मांड को। तो मध्य प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है जिसके बारे में अभी के वीडियो में चर्चा करेंगे तो एक एक शहर इतना महत्वपूर्ण है कि पूरा दिन लग जाएगा, इसलिए बस इतना ही। भारत बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश, तीन दोनों बात ध्यान रखिएगा, उत्पादक उपभोक्ता दोनों, विश्व का तीसरा, बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना। किस रिपोर्ट के द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की जो कि बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ऊर्जा के क्षेत्र में। उसका नाम है KWES, कीवर्ड एनर्जी स्टैटिक्स। इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करता है WEO, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। वो यही IEA जारी करता है, IEA, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये फ्रांस के पेरिस में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। 1973 में जो तेल संकट हुआ था उसके बाद 1974 में ऐसा संकट दोबारा ना आए, इसके लिए सामूहिक प्रयास को बल देने के लिए IEA की स्थापना की गई थी। भारत, एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत 2017 में इससे जुड़ा, इसका सदस्य बना। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि IEA का सदस्य है भारत। किसी भी परीक्षा के लिए, बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, छोटी छोटी परीक्षा, सबके लिए बात महत्वपूर्ण है। तो जब भारत तीसरे पे, तो पहले दूसरे पे कौन है? तो पहले पे USA है और दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे अपना भारत महान है। यदि प्रति व्यक्ति विद्युत खपत की बात की जाए तो भारत का स्थान 106वां है। ये बात ध्यान देने योग्य है। फिर है ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी हुई 20 तारीख को। 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस भी मनाया जाता है UN के द्वारा। UNSDSN, इस संस्था के बारे में आपको बता देते हैं। सन 2012 में यूनाइटेड नेशंस ने 20 मार्च के दिन विश्व प्रसन्नता दिवस मनाने की घोषणा की। ठीक है, इसी 2012 में ही सतत विकास समाधान नेटवर्क नामक एक संस्था की स्थापना की गई। सतत विकास समाधान नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है। UNSDSN इसको कहते हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के अंडर में यह संस्था काम करती है। और इसी ने 2012 में सबसे पहले ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की थी, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट या सूचकांक जारी किया था। इस बार की जो थीम रही बहुत महत्वपूर्ण है, हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, ये इस बार की थीम रही। ध्यान देने वाली बात है कि इसका प्रस्ताव, अर्थात हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करने का और हैप्पीनेस दिवस मनाने का जो प्रस्ताव रखा गया था वो भूटान ने रखा था। आपको जानना जरूरी है कि 1970 के दशक में एक भूटानी प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है जिग्मे वाई थिन्ले। उन्होंने ही सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, यह क्या नाम है, सिद्धांत उन्होंने दिया था। और UN में एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट को, जो GDP होती है, उस पर तरजीह दी थी। आपको पता होना चाहिए कि भूटान में ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स को या हैप्पीनेस को आय से ज़्यादा तरजीह दी जाती है। अर्थात आपके पास कितना धन है, संपत्ति है, इससे ज़्यादा तरजीह इस बात को दी जाती है कि आप कितने खुश हैं। ठीक है, तो हैप्पीनेस वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है।
तो इस बार जो जारी हुई रिपोर्ट उसमें फिनलैंड को पहला स्थान मिला लगातार तीसरी बार, और भारत इसमें 144वें स्थान पर है। फिनलैंड को पहला स्थान तीसरी बार लगातार, ध्यान रखिएगा 144 स्थान भारत को। जब यह पहली रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी 2012 में, तब भारत का स्थान 111वां था। भारत का पिछले वर्ष यदि बात की जाए 2019 में, तो स्थान 140वां था। तो 4 स्थान का घाटा हुआ है भारत के स्थान में। फिनलैंड के बाद दूसरे स्थान पे जो आता है डेनमार्क आता है, और तीसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड आता है। सबसे अंतिम पायदान पे अफगानिस्तान है इस रिपोर्ट में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।